चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्लास ही इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में हम पहली क्लास में कंसोलिडेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसोलिडेशन बचपन में भी आपने पढ़ा हुआ है और जो है यहाँ पर आप फिर से पढ़ लें, लेकिन जो बचपन में आपने पढ़ा था वो जो टोटल कंसोलिडेशन है उसका 25% है। अब आप सी फैप में आ गए हैं तो वो 25% से अब आपको 100% पढ़ना है। लेकिन मुझे पता है FAR 2 में पढ़ा था, टाइम हो गया उसको पढ़े हुए। बहुत सारे बच्चे आखिरी अटेम्प्ट में दे रहे होते हैं ऑडिट का पेपर या वो दे रहे होते हैं आपका जो है ना ऑडिट और MF वगैरह दे रहे होते हैं, तो इस वजह से वो भूल चुके होते हैं कंसोलिडेशन। तो मैं बेसिक से कराऊंगा ताकि आपको चीजें रिकॉल भी हो जाए, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ जाए। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन ताकि चीजें हमें रिकॉल हो जाए। आ जाए सर, आ जाए। बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन सिंपल अल्फाज में क्या होती है सर? कंसोलिडेशन सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो सर हमारे पास होती है कि हमने पेरेंट और सब्सिडियरी के अकाउंट्स को मिला देना है। ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। लेकिन सर हम कंसोलिडेशन करते कब है? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। सर क्यों इंपॉर्टेंट सवाल है? इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सर कंसोलिडेशन दो केसेस में होती है। कंसोलिडेशन कितने केसेस में होती है? दो केसेस में। पहला केस क्या होता है कि सर पेरेंट और सब्सिडियरी दो और पेरेंट ने सब्सिडी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है ना सर। तो पेरेंट ने सब्सिडी के 50% से ज्यादा अगर शेयर्स खरीद लिए तो हम कंसोलिडेशन करते हैं। सर दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है कि हो सकता है 50% से ज्यादा ना खरीदे हुए, लेकिन हमने कहा कि सर इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल। आप सपोज करें कि भाई मैंने खरीदे तो 40% शेयर है, ठीक है ना। हमने कहा डायरेक्ट ओनरशिप है 40% की, लेकिन लेकिन होता यह है कि सर हमने जो है साथ में हमने कह दिया कि यार हमने एक 20% वाला शेयर होल्डर और था, सही है ना। उससे हमने राब्ता किया, हमने कहा भैया तुम एक काम ये करो कि तुम भी जो है ना हमारे साथ हो जाओ, आउट ऑफ द बुक्स को सेटलमेंट करते हैं और कभी भी कंपनी के जो मीटिंग्स हो या जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो तुम हमारा साथ देना और हम जिसको अपॉइंट करना चाहिए उसको अपॉइंट कर लेना। उस केस में देखा जाए तो मेरी ओनरशिप 40% है, लेकिन मेरा BOD पे कंट्रोल आ जाएगा। अगर 7 डायरेक्टर हैं तो 40% मेरे वोट्स, 20% उसके वोट्स, तो हमने टोटल 60% वोट जमा करके क्या किया? BOD पे कंट्रोल हासिल कर लिया। 7 में से 4 डायरेक्टर अपने लिए, तो भी हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं। अब आ जाए सर, क्योंकि ये पेपर अब आपका केस स्टडी भी है आगे जाकर, एक है ना, उसके हवाले से भी कुछ बात करते हैं। ये तो बेसिक बातें हैं। पहली बात कब कंसोल करेंगे? जब हमने कहा कि जब पेरेंट ने सब्सिडी के 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए। दूसरी बात कि सर 50% से तो कम है, लेकिन बाकी शेयर होल्डर्स के साथ सेपरेट अरेंजमेंट करके उसने कहा कि यार तुम मेरा ही साथ दोगे हर मीटिंग में, और इस तरीके से उसने BOD अपनी अपॉइंट कर दी पसंद की, तो भी कंसोलिडेशन करेंगे। ये तो हमने कर ली बेसिक बातें। अब आ जाए सर, अब केस स्टडी के लिए आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी, आ जाए। व्हेन पेरेंट is exempted to not do consolidation। पेरेंट कब एग्जाम्प्ट होगा कि अगर वो कंसोलिडेशन को ना करे? तो हमने कहा सर वो कब एग्जाम्प्ट होगा, जरा उसके ऊपर भी हम नजर दौड़ा देते हैं कि पेरेंट भैया कब एग्जाम्प्ट होंगे। तो उसके लिए हमने कहा कुछ केसेस है। पहला केस क्या है? पहला केस ये है when there is no NCI। मैं फिर आपको उसको समझाऊंगा भी बड़ी डिटेल में ना। और NCI क्या होता है मैं वो भी समझा देता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक याद दिलाने के लिए। अगर सब्सिडी में 55% होल्डिंग मेरी है तो 45 किसी और की होगी, और जो 45% है उसको हम कहते हैं NCI की फुल फॉर्म क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो हम कहते हैं व्हेन देयर इज नो NCI और NCI has no objection if parent does not make consolidated financial statements। पहला पॉइंट मैंने क्या बता दिया, जब कोई NCI नहीं है या अगर तो NCI है तो
एनसीआई कोई ऑब्जेक्शन ना करे, पेरेंट कहता है मैं फाइनेंशियल्स नहीं बनाऊंगा, ये तो एक बात है, चार बातें चारों पूरी होंगी तब कंसोलिडेशन से एग्जाम्पशन है, और ये तुम्हारा केस स्टडी में आ सकता है, याद रखना। ये अभी से दिमाग में होंगी तो सर की चार बातें याद होंगी, जब तुम सीए फाइनल उसमें आखिरी पेपर केस स्टडी का दोगे तब तुम्हें याद आ रही होगी, या हो सकता है यहाँ पर भी वो पूछ ले। दूसरा, सब्सिडरी इज नॉट द लिस्टेड कंपनी, सही है। तीसरा, इसी से मिलता जुलता, सब्सिडियरी इज नॉट अबाउट टू बी लिस्ट। अब आप जरा समझिएगा, सब्सिडियरी लिस्टेड कंपनी भी नहीं है, सब्सिडियरी अबाउट टू बी लिस्ट नहीं, मतलब सब्सिडी आपकी जो है ना कोई लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, अगर तो वो लिस्टेड कंपनी है तो फिर तो आपको करना है, और अबाउट टू बी लिस्ट ना हो। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज क्या है, हमने कहा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी चीज है अल्टीमेट पेरेंट इज मेकिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये बात ना यूजुअली बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सही है। ये इंटरव्यूज में भी अगर हो ना रिपोर्टिंग के, तो उसमें भी जो है ना एक नहीं आती, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए ताकि तुम लोग अच्छे से आ जाओ। अब हमने कहा सर आ जाए, अब इसको जरा समझिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, है ना। मैं आपको इसको एक एग्जांपल में डालकर समझाऊंगा। हमने कहा सर एक एग्जांपल बनाते, हमने कहा एक कंपनी है, बी एक कंपनी है और सी एक कंपनी है, ठीक है। अब हमने कहा हम आए और हमने इंसर्ट में आ गए, और हमने कहा इंसर्ट के अंदर एक चीज आती है शेप्स, है ना। शेप्स का है, शेप्स का है, शेप्स। हम शेप्स पे आए और हमने कहा हम ये ले लेते, ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, ठीक है। तो हमने कह दिया यहां पर भी हमने कहा ए की सब्सिडरी ये है और ये इसकी सब्सिडरी है, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पर हम जो बात करेंगे ना वो बी के पर्सपेक्टिव से करेंगे, बी के पर्सपेक्टिव से, तो मैं समझा देंगे, अब समझो। हमने कहा बी सी के फाइनेंशियल्स कब नहीं बनाएगा, कंसोलिडेटेड। अब स्टूडेंट बी को भी सी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए, है ना, क्योंकि ए और बी तो बनाएंगे, ए तो बी के बनाएगा, लेकिन बी को भी सी के बनाने चाहिए। लेकिन बी को कब आजादी है, जब चार बातें हो जाए। पहली बात हमने कहा जब नो एनसीआई, व्हेन देयर इज नो एनसीआई और एनसीआई हैज नो ऑब्जेक्शन इफ पेरेंट डज नॉट मेक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी चीज, सी जो है सब्सिडरी इज नॉट लिस्टेड कंपनी, और सब्सिडरी इज नॉट अबाउट टू बी लिस्ट, सब्सिडरी लिस्ट भी नहीं होने वाली हो ना लिस्टेड कंपनी हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पेरेंट इज मेकिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए अगर बी नहीं बना रहा तो ए तो कंसोलिडेटेड बनाएगा ही बनाएगा। तो फिर से समझो पॉइंट क्या है, बी को कब आजादी है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, जब पहली बात कोई एनसीआई नहीं है, और अगर एनसीआई है भी तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर बी और सी सब्सिडरी लिस्टेड कंपनीज नहीं है, ना अबाउट टू बी लिस्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये दोनों बातें पेरेंट और सब्सिडरी जो ना हम दोनों लिख लेंगे, सब्सिडरी एंड पेरेंट, ये भी है कि सब्सिडरी भी है और पेरेंट भी है, सब्सिडरी एंड पेरेंट, है ना, आर नॉट लिस्टेड कंपनी, और सब्सिडरी एंड पेरेंट सही है। अल्टीमेट पेरेंट जो है वो कंसोलिडेटेड बनाएगा, तो फिर हमने कह दिया बी को इस केस में आजादी है क्योंकि ए बना रहा होगा कंसोलिडेटेड। तो यहां तक हम क्लियर है कि सर कब कंसोलिडेशन से आजादी है, वे सिर्फ एक इंस्टेंस है जब आपको कंसोलिडेटेड नहीं बनाने, वरना जहां आपकी होल्डिंग बनी बीओडी पे कंट्रोल है आपको बनाने। क्या हम यहां तक क्लियर है? हाँ जी, चलिए सर, अगर हम क्लियर हैं तो फिर हमने कहा कि अब हम बढ़ जाएंगे आगे, और आगे बढ़ते हुए हम क्या कर रहे होंगे सर, हम आगे बढ़ते हुए मजीद चीजें देख रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊं कुछ चीजें ऐसी हैं मेरा बच्चा जिनमें आपको एक बात दिमाग में रखनी है, वो ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर, या आज पहली क्लास में दिमाग में डाल दें।
Consolidated financial statements are additional financial statements and the responsibility of parent only. जो consolidated accounts है वो additional इजाफी accounts और ये parent की जिम्मेदारी है, सब्सिडियरी की जिम्मेदारी नहीं है। सही है, पेरेंट बनाएगा कंसोलिडेटेड। और एडिशनल का मतलब क्या है? पेरेंट के अपने अकाउंट्स बन रहे होंगे। सब्सिडी के फॉर एग्जांपल यूनिलीवर की सब्सिडी है फतेह अली केमिकल्स, दोनों के अपने अकाउंट्स बन रहे हैं। यूनिलीवर के भी बन रहे हैं, फतेह अली केमिकल्स के भी बन रहे हैं, ठीक है, दोनों के अपने अकाउंट्स बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये यूनिलीवर की जिम्मेदारी है वो एक कंसोलिडेटेड अकाउंट भी बनाएगा। क्या हम यहाँ तक क्लियर? ठीक है। दूसरी बात, कोई लेजर कोई ट्रायल बैलेंस कंसोलिडेशन का मेंटेन ही नहीं होता। तो फिर क्या है सर, ईयर एंड पे आते हैं, दोनों के अकाउंट्स उठाए और हमने एक साथ जो है दोनों के अकाउंट्स उठा करके हमने एक बना दिया आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है, कोई अलग से इनका पूरा साल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं होता। आखिरी चीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स एग्जामिनर यहाँ पर खेलता है, इसको हम समझ भी लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसा ही होता है। एसेट्स किसके बराबर है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमने कह दिया कि अगर मुझे यहां से कैपिटल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऐसा ही है। तो सर देखा जाए तो कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटीज का एक और नाम भी होता है जिसको मैं कह देता हूं प्यार से कि भैया इसका एक और नाम है, वो है नेट एसेट्स। सही है ना? तो मैं कह सकता हूं कि ये भैया बराबर होता है नेट एसेट्स के। तो सर अब करेगा क्या? एग्जामिनर आपको बताएगा हमने इस कंपनी के नेट एसेट्स अक्वायर्ड किए, लेकिन इसमें कहेगा डिटेल देगा तुम्हें कैपिटल अकाउंट की, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, तो तुम कनेक्ट कर जाओ कि वो नेट एसेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, एसेट इतने सारे, फिर लायबिलिटीज, तो तुम्हें आसानी के लिए कहता है कि नेट एसेट मैंने किए, लेकिन एक्चुअल में वो तुम्हें कैपिटल की बात डिटेल देगा। तो वो आसानी देता है कि सवाल बेटा बहुत ज्यादा ना हो जाए कि जिस दिन मैंने खरीदा था उस दिन जो है पीपी इतने का था, करंट एसेट इतने का था, तो वो बोलेगा उस दिन नेट एसेट इतने के थे, और उसको तो बोल देगा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इतने का था। तो सर ये दो ही बेसिक बातें, हम उससे पहले तो और बातें करते हैं, थोड़ी सी कहानी की बातें। प्रैक्टिकल लाइफ में कंसोलिडेशन दो तरह की होती है, सही है ना? ज्यादातर करके तीसरी भी होती है डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन ज्यादातर दो होती है, या तो होती है वर्टिकल या तो होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? मैंने अपने कॉम्पिटिटर को खरीद लिया। मैंने किसको खरीद लिया? मैंने अपने कॉम्पिटिटर को खरीद लिया। कॉम्पिटिटर को खरीदने का मतलब क्या है कि सर यूनिलीवर ने पीएनजी को खरीद लिया, उड़ा दो उसको आज ही खरीद करके मार्केट से फारिग। ये अक्सर ऐसा होता है, दराज को अलीबाबा ने खरीद लिया, बोला ये भी छोटा मिल जाएगा, कल और बड़ा होगा और जो है ना एशिया पे कंट्रोल करेगा, खरीद लो। फूड अभी जो क्रेव मार्ट है इसको जैसे हमारे मुल्क में इंट्राइव ने खरीद लिया, सही है ना? तो कुछ टाइम पहले तो ये है सर छोटा प्लेयर हो, बोला हमें भी ग्रोसरी में जाना, ये भी है ग्रोसरी में, किसी को खरीद लेते, छोटा है भी बड़ा होगा वो आके दिखाएगा। फूड पांडा ने बहुत काम किया हमारे मुल्क में, ईट हो गया पाई थी, जैप करके गया पाई थी, उन सबको फूड पांडा ने खरीद करके बंद कर दिया, बोला चलो बेटा टाटा हम करेंगे। या तो आप कॉम्पिटिटर खरीद लेते हो, सब्सिडी बना देते हो, या आप क्या करते हैं, या आप अपने सप्लायर या कस्टमर को कर देते हो। उसकी एग्जांपल देता हूँ, यूनिलीवर और फतेह अली केमिकल्स। यूनिलीवर का एक मॉडल है, याद रखना, तो मैं मेरी क्लासों में यूनिलीवर की बहुत एग्जांपल्स मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? इसलिए मिलेगी क्योंकि मैंने यूनिलीवर में काम किया, बहुत अच्छी जगह है। तो सर यूनिलीवर में एक चीज याद रखना कि यूनिलीवर का मॉडल जब भी वो किसी भी नई टेरिटरी में जाता है ना, तो जाते ही ना फौरन से मशीनें नहीं खरीदता, उसके जो हीरो प्रोडक्ट होते हैं दुनिया भर में, उनमें से सर्फ एक्सेल है इस वक्त मेजर, ठीक है ना? अब सर्फ एक्सेल को और बाकी किसी जमाने में ब्लू बैंड वगैरह भी था, वो तो यार सर्फ कौन बना सकता है? पाकिस्तान में 1950s में देखा सर्फ कौन बना सकते हैं, पूरा पाकिस्तान घूमा, सबको असेस किया, उनको लगा कराची के अंदर साइड एरिया में फैक्ट्री है फतेह अली केमिकल्स, वो बना सकती है। उसके पास है बोला अभी कितना कमाल, उसने कहा सपोज करो जमाने में कमाना लाख रुपए मिलता, ये 1950 की बात, सपोज करो बोला यार तुझे महीने के 3 लाख देंगे, अपना धंधा बंद करो, हमारे सर्फ बना, तुझसे सर्फ लेके अपना लेवल चुका कर बेच देंगे। अब यूनिलीवर ने काम किया, फतेह अली की भी मान किया, हुआ ये कि चलता कि सर्फ एक्सेल हीरो बन गया। यहाँ पर भी 70s के बाद यूनिलीवर को लगा कि फतेह अली केमिकल जो है ना यार इसको हमने इतना बिजनेस दे दिया है, अब हमारा सर्फ पूरा इस पर डिपेंडेंट है। अब वो फिर से फतेह अली वाले भाई के पास गए जो शेयर होल्डर थे, क्या सवाल करते, बोला सर कंपनी आपकी है, हम आपसे सर्फ बनाने पर हमें कंपनी आपसे खरीदना चाहते हैं, कितने में बेचेंगे?
उन्होंने कहा यार मेरी कंपनी में टोटल एसेट्स लगे हुए सपोज करो 2 बिलियन के, तो मुझसे 3 बिलियन में पूरी कंपनी दे दो। यूनिलीवर ने कहा डील डन। यूनिलीवर ने उस 3 बिलियन दे करके उठा लिया फतेह अली गेमिट्स को अपनी सब्सिडी बना ली। तो जो बेसिकली उनका सप्लायर था उनकी सब्सिडी बन गई, वरना यूनिलीवर को डर था कल कल कोई बड़ा हो जाएगा, दुनिया में मार्केट में माल बात फैलाएगा, सर्फ तो मैं बनाता हूँ मैं बनाता हूँ मैं बनाता हूँ, और फिर अपना ब्रांड लॉन्च कर देगा। आज ही इसको खरीद लो, समझे बात। तो सर अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी, 3 बिलियन दे करके 2 बिलियन की उसने जो है ना एसेट्स खरीदे। तो जो 1 बिलियन इजाफी दिया उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल, गुड वाली विल। तो गुडविल के ऊपर आ जाते हैं सर, गुडविल क्या होती है हमारे पास आ जाए, इसका फॉर्मूला क्या है गुडविल का? सही है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ये हमने पढ़ा है, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो हमारे पास क्या आ जाती है? गुड वाली विल, गुडविल, है ना। सर ये गुडविल क्या होती है? गुडविल कैन बी पॉजिटिव, गुडविल कैन बी नेगेटिव। सर पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है, जैसे यूनिलीवर ने फतेह अली केमिकल्स को खरीद लिया, है ना, नाम के पैसे। नेगेटिव कब होगा? जब कोई बदनाम होगा, बदनाम भी होगा तो एक सवाल तो दिमाग में आता है ना कि यार ये तो हम फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो यार मार्केट में बेच तो एसेट हो, मतलब मेरे पास सपोज करो अगर 200 मिलियन के नेट एसेट है, मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, तो उसको मैं किसी को 180 मिलियन में कब दूंगा? जब 180 में दूंगा तभी तो नेगेटिव गुडविल आएगी, 20 की नेगेटिव गुडविल। तो अब यहाँ पर जरा सुनना, सर ये जो 20 की नेगेटिव गुडविल आएगी इसको जरा समझ रहे हैं, ये आती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। कैसे? प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी हुई है, जेएस बैंक ने खरीदा है बैंक इस्लामी को नेगेटिव गुडविल, ठीक है। दूसरे एग्जांपल भी दे देता हूँ, के इलेक्ट्रिक ने खरीदा था अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक को। क्यों? अब जेएस बैंक ने बैंक इस्लामी को इसलिए खरीदा क्योंकि बहुत सारे जो शेयर्स आ रहे थे ना नेक्स्ट की बुक्स में, बैंक इस्लामी की बुक्स में वो रिसीवेबल आते हैं, शेयर्स के एसेट्स, वो रिसीवेबल उनको पता होने के यार देखा जाए बाकी सब एसेट तो मार्केट में बेच लेंगे, रिसीवेबल थोड़ी इतनी आसानी से बिकेंगे। दुनिया भर में एक चीज कहलाती है डिस्काउंटिंग, शायद तुमने पढ़ा हो एमएफ वगैरह में, नहीं तो बीएफडी में पढ़ लोगे। डिस्काउंटिंग होती है कि मेरे रिसीवेबल 100 रुपए के 6 महीने बाद मिलेंगे, 8 तुम मुझसे ले लो, 80 रुपए मुझे ले लो, तुम 6 महीने बाद 100 रुपए ले लेना, अब बैंक को बेचते। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, सही है, अच्छी बात, सूझी चीजें हो। अब सर उस केस में उनको पता है कि भैया बैंक इस्लामी की बुक्स में जो रिसीवेबल आ रहे हैं इतनी आसानी से तो मिलेंगे नहीं, तो बोलते हैं यार तुम्हारे सब रिसीवेबल वगैरह मिला के 200 कैसे हम तो देंगे 81। के इलेक्ट्रिक के केस में भी ऐसा ही था, रिसीवेबल आ रहे थे, किससे आ रहे थे? रिसीवेबल आ रहे थे के इलेक्ट्रिक के केस में अबराज ग्रुप के वो सिंधु हुकूमत से किसी का बाप पैसे ले पाए, लेकिन हुकूमत है। अब जब हुकूमत होती है तो हुकूमत के पीछे हमारे पास होती है सॉवरेन गारंटी। कौन सी गारंटी होती है? अब ये सॉवरेन गारंटी क्या होती है सर? भाई हुकूमती गारंटी ना, हुकूमत सिंध हुकूमत के पीछे हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी गारंटी है। तो हमने कहा सर उस केस के अंदर भी याद रखना आप बैड डेट्स नहीं कर सकते, तो आती वहां पर भी नेगेटिव गुडविल है। अब गुडविल कैन बी पॉजिटिव, गुडविल कैन बी नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव है तो एसेट है, नेगेटिव है तो हमारी क्या है? इमीडिएट इनकम। इनकम भी नहीं, कौन सी इनकम है? इमीडिएट इनकम। अभी इसके ऊपर हम जब सवाल देखेंगे तो हमें समझ में भी आएगा। अच्छा फिर ये मैं आपको एक्सेल दे दूंगा, मैंने उसमें भी बताया था, हम जो सवाल करते हैं वो एक मेथड है, उसको कहते हैं सोनार मेथड, उसके थ्रू करते हैं। उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, रिपोर्टिंग रेट वाला, एक्विजिशन रेट वाला डिफरेंस। गुडविल के ऊपर हम आ जाते हैं, गुडविल हम निकालते हैं, गुडविल का मेथड होता है प्रोपोर्शनल मेथड का। हम सोनार मेथड का उसको हम 4 स्टेप वर्किंग मेथड भी कहते हैं, ये भी याद रखना। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट जो हम सबसे पहले बनाएंगे, फिर आता है गुडविल निकालते हैं। प्रोपोर्शनल फुल क्या, ये तो कुछ याद आ रहा होगा अभी बचपन की नॉलेज से, लेकिन आगे जाके हम और डिवाइस बनेंगे। फिर हम निकालते हैं सीआरडी, तीसरी वर्किंग, और चौथी वर्किंग हम निकालते हैं एनसीआरडी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हमारे अलावा किसी और का शेयर है तो वो क्या है? आइए सर अब कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल के लिए 1 मिनट मुझे कुछ खोलने देने, एक बुक खोलने देने, ठीक है। आ जाए भैया आ जाए, सवाल पे जाते हैं। अच्छा मैं आपको बुक भी शेयर कर दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा। चलिए जी, ये खुल गई हमारी हक की खुली किताब। लो मेरी किताब खुल गई। आपको एफएफआर की बुक भेजना, ड्राइव लिंक मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। हम इसमें कंसोलिडेशन खोल लेते हैं। मैं आपको अभी ड्राइव भी खोल के बता दूंगा, जो हमारी ड्राइव है ना
उस ड्राइव के अंदर भी सारा मटेरियल आपको मिलेगा। आ जाए सर, ये सवाल है बेसिक सा, ये आपको बेबी स्टेप एग्जांपल ऑफ गुडविल नजर आ रहा है। ये वैसे FAR 2 का बिल्कुल बेसिक मैं आपको करा रहा हूँ इसीलिए, लेकिन ये आपको हमारी कंसोलिडेशन की बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 100% of B लिमिटेड, ठीक है ना। When net assets of B लिमिटेड were as follows, शेयर कैपिटल का 100 मिलियन का, रिटेन अर्निंग 100। अभी मैं आपको एंट्रीज की मद में समझा दूंगा, पॉइंट याद रखना है। पेरेंट के अपने अकाउंट्स अलग बन रहे हैं, सब्सिडियरी के अपने अकाउंट्स अलग बन रहे हैं। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में वो एक एक्स्ट्रा अकाउंट है, किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट की, पापा की। आ जाए तो हम आते हैं और हमने कहा सर पहला सवाल है बड़ा सिंपल है, 100% सब्सिडी कंसीडरेशन हमने कितनी पे की? 220। कहाँ लिखा है? ये लिखा है। कितनी पे की भैया? 220। आ रही है ना नजर? 220 के हमने कंसीडरेशन पे कर दी। नेट एसेट मैंने बनाया था, कैपिटल अकाउंट देगा और कहेगा मैंने नेट एसेट एक्वायर किए। 100 मिलियन का मैंने शेयर कैपिटल एक्वायर किया, रिटेन अर्निंग मैंने 100 मिलियन उस टाइम जब मैंने एक्वायर किया तो उसका शेयर कैपिटल 100 का था, रिटेन अर्निंग 100 की थी, तो देखा जाए तो मैंने 200 मिलियन के नेट एसेट एक्वायर कर लिए। कितने में? 220 में। गुडविल कितनी है? 20 रुपए, है ना। अब आ जाते हैं गुडविल की तरह एंट्रीज देखते हैं। पेरेंट अपनी बुक में क्या करेगा? हमने कहा सर पेरेंट भैया जो है ना वो अपनी बुक में क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। अब जरा ये भी सुनना, स्टैंडर्ड अलाउ करता है पेरेंट को कि सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक्स में 3 में से किसी एक मेथड में रखो, सही है ना। पेरेंट कैन कीप, ये तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट में भी लिखवा भी रहा हूँ क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे, फाइनल के बच्चे हो। फाइनल में ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं। पेरेंट कैन कीप, ओहो, इन्वेस्टमेंट in subsidiary books either at, 3 में से एक ऑप्शन होता है उसके पास, ठीक है। ये रखने का भाई किस पे रख सकते हैं? कॉस्ट, जो यूजुअली हम करते हैं। दूसरा मेथड होता है IFRS 9, या तो तुमने बचपन में IFRS 9 पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ोगे। फेयर वैल्यू क्या है, कितनी है, किस हिसाब की है, सही है। फेयर वैल्यू थ्रू क्या कहते हैं, P&L फेयर वैल्यू थ्रू OCI ये वाला। तीसरा इक्विटी। इक्विटी मतलब तुम्हें एसोसिएट शायद याद आयो, शायद तुम्हारी याददाश्त खैर कम है, पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या चीजें जो है ना दिमाग में रखी हुई है या भूल जाते हो। इक्विटी मतलब एसोसिएट, इन तीनों में से किसी एक में भी रख सकते हैं पेरेंट, सही याद रखना। इंडिविजुअल बुक्स में इन सब्सिडरी इन हिज ओन बुक्स, हमने कहा ओन बुक्स, अपनी बुक्स में स्टैंड अलोन। वही बात पेरेंट का अलग अकाउंट बन रहा है, कंसोलिडेटेड एक इजाफी अकाउंट है, पेरेंट वो अलग से बनाएगा। तो हम यूजुअली कंसोलिडेशन में इसको रखते हैं किस पे? कॉस्ट पे। तो हमने कह दिया इन्वेस्टमेंट 220 लगाए थे डेबिट, सूदी जाना क्रेडिट 200। अब आते सर सब्सिडी अपने बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा? कोई एंट्री नहीं बनाएगा। अब सर ये बात जरा समझना, क्यों नहीं बनाएगा? एग्जांपल देता हूं, तुम लोग बाजार में गए, ईद के दिन, कुर्बानी के दिन तुम लोग गाय लेने गए मंडी में। जब तुम लोग मंडी में गाय लेने गए तो तुम लोग गाय वाले को पैसे देते हो या गाय को पैसे देते हो? जब गाय खरीदते हो गाय वाले को, तो गाय वही रही है, ओनरशिप चेंज हो गई। पहले बशीर के पास थी, अब अनस के पास है, ऐसा ही है ना। वैसा ही केस यहाँ पर भी है। क्या मतलब है सर? फिर बताएं, फिर बताता हूँ। अभी तुम गाय लेने गए हो तो याद रखना कि पैसे तुम जो है गाय का सब्सिडी लेने गए हो, सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर को दे रहे हो, बोले अब तू जा, अब ये सब्सिडी मेरी है। सब्सिडी को तुमने पैसे नहीं दिए, सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर को पैसे दिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए सब्सिडी अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनाएगा। नो एंट्री इन सब्सिडी बुक्स। रीजन इज दैट only the shareholder has changed there is no change in the equity, that is shareholding of the subsidiary. क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब आगे आते हैं कंसोलिडेशन में क्या एंट्री बनेगी है, ये बहुत दूर दूर हो गए ना, अब इसको जरा समझते हैं। कंसोलिडेशन में हम एंट्री बना रहे होंगे, कहते दूर लेना इतना अच्छा नहीं ना, करीब बोला लेते हैं। कंसोलिडेशन में एंट्री बन रही होगी इसकी, एक मिनट है,
थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आउट होती है ना तो मुझे अंदर से मजा नहीं आता है ना, वो फॉर्म का एक मसला होता है ना आ जाएगी। नेट एसेट को हम डेबिट करेंगे कितने से, 200 से। नेट एसेट हो जाएंगे डेबिट, हमने खरीद लिया कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सिडी के एसेट्स को अपने साथ ऐड कर दो तो नेट एसेट डेबिट, एसेट प्लस लायबिलिटीज। गुडविल क्यों कहेंगे टेंजिबल एसेट है उसको डेबिट कर लेंगे, और इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट आ रही थी पेरेंट भैया की इंडिविजुअल बुक्स में। अब जब सब्सिडी को साथ में कंसोलिडेट कर रहे हैं तो अब पेरेंट और सब्सिडी एक है, तो अपने अंदर तो भाई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते ना हम, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया सर, इसीलिए हमने इसको उड़ा दिया। तो कंसोलिडेशन में ये एंट्री मिलेगी। क्या मैं क्लियर हूं तो लिख दे सीसी जल्दी से। चले सर बेसिक कर ले अभी हम, ठीक है बेटा बच्चा। सीसी का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर है ना सर, आ जाए। अब हमारे एग्जांपल 2 बिल्कुल बेसिक, और ये होगी नेगेटिव गुडविल की वही एग्जांपल वही है ना, हमने छापी और हमने कहा भैया ये एग्जांपल है। A Limited acquired 100% of B Limited for 180 million when net assets of B Limited were as follows, share capital 100 million, retained earnings 100 million है ना, तो हमने कहा दोनों हो गए 100 मिलियन। अब वो एंट्री पेरेंट ने कहा इंडिविजुअल बुक्स में मैं चाहूं तो 3 मेथड में रख सकता हूं है ना, रखूंगा एक पे ही, वो क्या होगा 180 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट, सूदी दाड़ा क्रेडिट। सो आसान है ना, क्या है आसान, सो आसान इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। सब्सिडी के बुक्स में आते हैं कोई एंट्री बनेगी ही नहीं, नो एंट्री इन सब्सिडी। कंसोलिडेशन में आता हूं, क्या एंट्री बनाऊंगा सर, नेट एसेट को डेबिट करूंगा कितने से, 200 से। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा कितने से, 180 से। अब इन्वेस्टमेंट वही 180 की जो पहले 220 की थी। अब सर सीआरई कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, पेरेंट की रिटेन अर्निंग, पेरेंट का पीएनएल, हमारी इमीडिएट इनकम हो गई। स्टैंडर्ड कह रहा है अब आपने अगर कंसोलिडेशन में नेगेटिव गुडविल ले ली तो भैया आपने सौदा अच्छा कर लिया, 180 लेकर के 200 के एसेट पकड़ लिए। भाई बुक्स में तो आ रहे हैं ना रिसीवेबल, कलेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन बैड डेट नहीं हुए, तो इसीलिए तुमने क्या कर लिया, उसको अभी खरीद लिया। और मैं तुम्हें बता दिया ज्यादातर बैड डेट ही नेगेटिव गुडविल क्रिएट करवाते हैं। क्यों, क्योंकि अक्सर बैड डेट्स होते हैं जिनको हम राइट ऑफ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक हम क्लियर है? तो सर ये हो गया, ये सब तुम्हें मैं भी दे दूंगा क्लास के माध्यम से, ना पोर्टल पर डाल देंगे उस पर। तो सर ये हमने कर लिया इसका सवाल फॉर द टाइम बिंग। अभी हम इसके ऊपर एक और चीज भी कर लेते हैं, आज एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट साथ में लिए चलते हैं। ये हमने 2 एग्जांपल कर दी पॉजिटिव नेगेटिव की, अब हम एक और छोटी सी एग्जांपल साथ करते हैं, बाकी चीजों का बाद में, इसके बाद हम सवाल की तरफ देखेंगे अगर टाइम बचा तो। सर A Limited ने acquired किया 100% of B Limited when net assets of B Limited were as follows, shared capital 100 million, retained earnings 100 million, share premium 50 million। 250 मिलियन के हमने जो है नेट एसेट्स पे इसको acquire किया। A Limited paid 200 कैश, अब कैश भी दे रहे हैं, और agreed to pay 80 million after 2 years। सूदी रेट कितना है, 15%। अब ये देखो ये आ गया थोड़ा हमारे पास सूद के मामला, 2 साल बाद 80 मिलियन देंगे, है ना सर। तो अब आ जाओ जरा इसको भी देख लेते हैं। हमने कहा सर क्या करूंगा मैं, 200 मिलियन आफ्टर डू मार्केट पता। अब आ जाए सर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कैसे निकाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हमने इसके लिए की वर्किंग थोड़ी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेएबल, सर वो कैसे निकला, आइए वो भी देखते हैं वो कैसे निकला। हमने कहा सर 80 मिलेंगे 2 साल बाद, तो हमने बेसिक सा फॉर्मूला तो मैं याद है, P इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I की पावर N। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। 2 साल बाद 80 मिलियन जो मिलने वाले हैं, तो हमने कहा भैया आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, तो हमने निकाल लिया। अच्छा ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बात एक ही थी, तुम्हें इतना आई होप उसका पता होगा ना। तो 80 इंटू 1.15 की पावर -2, अगर मैं इसको डिवाइड में डालता तो 1.15 की पावर 2 देता। तो ये हो गए 80 में 60.49। अब मैंने कह दिया 200 कैश दे रहा हूँ, 60.49 का मैं क्या दूंगा सर, अपना
वो 260.49 में कर दूंगा टोटल फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट कितनी हो जाएगी 250। ये इस तरीके से मैं कर रहा था। क्या मैं क्लियर हुई यहाँ पे? पक्की बात है। चलें सर, साहब मैंने कह दिया अब 10.1, अब इसकी इंक्रीज जरा समझ लेना। इसकी इंक्रीज अच्छी है, इंक्रीज में तुम्हें कुछ पुरानी चीजें याद आएंगी। क्या याद आएंगी आए देखते हैं। हमने कहा पेरेंट ने, अब देखो इन्वेस्टमेंट 260 से किया है इंडिविजुअल बुक्स में, बैंक से 200 ही गए, बाकी जो अमाउंट है 60.49 वो किससे किया? पेएबल। वो क्या हुआ है सर? वो हुआ है पेएबल। 60.49 इज पेएबल। 260.49 बैंक से 200, 60.49 इज पेएबल। ये अब आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगा। कंसोलिडेशन में आए इन्वेस्टमेंट आउट, नेट एसेट डेबिट और गुडविल जो है 10.49 से। ये सब आपको ड्राइव में भी मिल जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी तुम लोग अपने बच्चों को सॉल्व जरूर करना, सही है? समझने के बाद जल्दी से जब सवाल मिले तो एक दफा कर लेना। बेसिक की चीजें ना भी करो तो चलेगा, लेकिन कोशिश करो सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस हल्की हल्की। चले सर, यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब आ जाए सर, अब एक और काम कर लेंगे। ये तो पेरेंट ने सपोज करें आज वीडियो बना ली ईयर 0 पे, ईयर 1 पे पेरेंट क्या करेगा? ईयर 1 पे पेरेंट अकाउंट वीडियो बनाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साल के एंड पे और पेएबल क्रेडिट कितने से? 60.1। ओहो 60.49 मल्टीप्लाई बाई 1.15, 15% रेट था ना, तो ये एंट्री पेरेंट बनाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्या मतलब, मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि हटा ही देता हूँ यहाँ से, ताकि तुम लोग को बड़ा ना हो, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कर दिया इग्नोर। वो हम आगे जाके सवालों में कवर कर लेंगे ना, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। टाइम आप लोगों का बहुत कीमती है, आपको इसके बाद फॉर्म भी है, रीडिंग्स भी और बाकी काम भी है ना सर। चले सर, क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? कोई सवाल किसी का कोई भी सवाल है तो मुझे बताए। कोई सवाल नहीं है? चलिए सर, अब बढ़ते हैं। हमने कहा सर ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक ना। अब हम आ जाते हैं कंसोलिडेशन के कुछ बेसिक चीजों पे। लेक्चर 1 ही हमारा कंटिन्यू हो रहा है, इसको 2 बार डाल देते हैं। हमने कहा 2 भैया तुम नहीं हो। कुछ बेसिक बातें पहले आप समझेंगे, सही है? हमने कहा गुडविल विल बी शोन एज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम इन नॉन करंट। आप कुछ बातें याद रख लेना, बेसिक क्वेश्चंस कंसोलिडेटेड के, ठीक है ना? CRE and NCI will be shown as separate line item in equity and liability section। देखो CRE और NCI भी अलग से शो होंगी, गुडविल भी अलग से शो होगी। सोना इज द कलेक्शन ऑफ इक्विटी सेक्शन ऑफ सब्सिडियरी। जब हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाएंगे ना सब्सिडियरी की, उसके अंदर जो सोना होगी वो कलेक्शन होगी एंड एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडियरी। फिर हम आ जाते हैं The reporting date column in Sona is used for calculation of NCI। Sona के 3 कॉलम होते हैं। Acquisition date column is use of Sona in Sona is used for calculation of goodwill। The difference column in Sona is used for calculation of CRE, ठीक है? अब हम एक काम करेंगे सर, क्या काम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास एक सवाल आ रहा है, हॉल करके सवाल का नाम है, वो सवाल हम करने जा रहे हैं, ठीक है? बेसिक सा सवाल है, इसी से आपको चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है ना? और हम हॉल जो है, ये सवाल है हमारे पास, एसेट्स उसके इतने हैं, ये उसकी बैलेंस शीट है, उसकी वर्किंग यहाँ पर है। हॉल वाला सवाल करने जा रहा हूँ मेरा बच्चा, हॉल। ये सवाल है, इसी सवाल की मदद से ना हम अपने सारे बेसिक्स की आपकी बुक में मौजूद है, टेंशन ना ले। हॉल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने
स्कैफ में भी क्या हुआ होगा, उसी तरह से क्विकली मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ किस तरीके से कंसोलिडेशन चलती है हमारी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2015, हॉल और स्टैट, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन स्टैंड, करंट एसेट्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ऑन 1 जनवरी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। ये कह रहा है 1 जनवरी को क्या कारण हुआ। हमने कहा भैया 1 जनवरी 2013 को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2013 को नजर आ रहा हो, हॉल acquired 75% of stand for rupees 1.2 million. At that date, the balance on the stands retained earning was 8 million. 12 मिलियन का हमने एक्वायर किया, उस दिन उसकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना था, 8 मिलियन। प्रिपेयर्ड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर याद रखें, जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बारी आएगी हम सब मिलके बनाएंगे सोना। पास है होना में प्यार से कहता हूं अक्सर, तो बनानी है सोना। आ जाओ, तो हम सबको तो पास ही होना है, तो बनाएंगे सोना। सोना क्या काम करेगी? सोना कहती है मेरे 3 कॉलम, अब जरा समझना, रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन डेट और डिफरेंस। अब ये 3 कॉलम क्या काम करेंगे? सोना के 3 कॉलम क्या काम करेंगे? जो रिपोर्टिंग डेट वाला कॉलम है उसके अंदर हम उसके नेट एसेट डालेंगे। रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट क्या है, वही कैपिटल अकाउंट से हम निकालेंगे। एक्विजिशन डेट के डालेंगे और डिफरेंस, ठीक है। और इसका हर कॉलम एक चीज में निकालने में हमारी बहुत मदद करेगा। अब आ जाए, जरा इधर आ जाए। हमने कहा सबसे पहले सोना बनाएंगे। हमने कहा जिस दिन हमने सब्सिडी को खरीदा ना भैया, उस दिन उसकी गुडविल कितनी थी? उस दिन शेयर कैपिटल कितने का था? 4000 का। 4000 का उस दिन का था शेयर कैपिटल, ठीक है, सही है। अब चलो 4000 का एक्विजिशन डेट बताओ। उसने हमें सवाल में बता भी दिया चिल्ला चिल्ला के 1 जनवरी 13 को, 1 जनवरी 13 को, है ना, वो तो समझ में आ गया। सर अगर 4000 का एक्विजिशन डेट पर था तो रिपोर्टिंग डेट में आपने 4000 का क्यों एज्यूम किया? अब याद रखना, ये इसके लिए लर्निंग आउटकम। सर लर्निंग आउटकम क्या होता है याद रखना। मेरी टीचिंग में मैं लर्निंग आउटकम लिखवाता हूं ताकि जो एक सवाल के अंदर इंपॉर्टेंट बात हो ना वो तुम्हें याद आ जाए फौरन से, जब तुम आखिरी दफा रिवाइज कर रहे हो। तो हमने कहा ऑलवेज अज्यूम देयर इज नो चेंज इन सब्सिडरी शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम फ्रॉम एक्विजिशन टिल रिपोर्टिंग डेट अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट ऑलवेज अज्यूम करना कि सब्सिडरी के शेयर कैपिटल और प्रीमियम में कोई चेंज नहीं है, अनलेस बाय डिफॉल्ट जब तक वो बता दे कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब आ जाए शेयर कैपिटल, एक्विजिशन डेट का 4000, रिपोर्टिंग डेट का 4000, रिटेन अर्निंग 8000, 12000। अब ये कैसे पता चल गया हमें? दिया हमें जब हमने एक्वायर किया था तब भैया रिटेन अर्निंग कितनी थी? 8000। ये गिवन है ना, जब एक्वायर किया था 8000। आज कितनी है? 12000। ये रुपीज इन 1000 है। तो हमने कह दिया जब हमने सब्सिडी को एक्वायर किया उसके एसेट्स 8000 के थे, आज कितने के? 12000 के। डिफरेंस कितने का आ गया? सर डिफरेंस आ गया सीधा सीधा हमारे पास 40000 का। कितने का डिफरेंस आ गया? 40000 और 4000 का, सॉरी। अब समझना सर, 3 कॉलम बन गए इसके सोना के। तीनों कॉलम से हम एक एक वर्किंग निकालेंगे और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे सर? अल्टीमेटली हम लोग एक एक वर्किंग निकाल करके इनको जो है ना हम 4 वर्किंग बना लेंगे और बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। सबसे पहला काम करते हैं गुडविल। पहला स्टेप, अगर तुम्हें लिखना है ना स्टेप, तो भैया स्टेप भी लिख लो। स्टेप 1 सोना, स्टेप 2 गुडविल, ठीक है। और हमने कह दिया सर स्टेप 3 एनसीआई हो गया। अब आ जाओ गुडविल पे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसने हमें बता दिया कि हमने कितने परसेंट एक्वायर किया। 12000 का हमने टोटल एक्वायर किया। कितने परसेंट एक्वायर किया है ये हम देख लेते हैं सर। 75% कहाँ पता? 75% आ जाए, सवाल में गिवन है कि हमने पिछली जो हमारे एग्जाम्पलों में थे वो हमने कहा था हमने 100% एक्वायर किया, लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया सिर्फ 75% एक्विजिशन है, ठीक है। तो कितने परसेंट एक्वायर किया हमने? 75%। तो अगर आप देखें तो 75% ऑफ 12000 9000। तो हमने 12000 लेकर के 9000 के एसेट एक्वायर किए, तो हमारे पास गुडविल आ गई कितने की? 3000 की, है ना। अगर हम चाहें, आपको ये देखने में मजा नहीं आ रहा पॉजिटिव इसको, तो हम इसको नेगेटिव कर देते हैं और हम इसको, ठीक है। 3000 की हमारे पास आ गई गुडविल। पहला काम सोना बनाई। सोना के अंदर क्या चीज है? सब्सिडी के इक्विटी अकाउंट्स और वो एडजस्टमेंट जितना ताल्लुक सब्सिडी के प्रॉफिट का, प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ इक्विटी अकाउंट्स पकड़े।
शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग आज क्या थे ये कितने, मतलब जब सब्सिडी के इक्विटी मतलब नेट एसेट्स या इक्विटी हमारे पास 12,000 की थी तब हमने उसको अक्वायर किया, पूरा नहीं किया हमने, क्या किया 12,000 दे करके 75% अक्वायर किए, मतलब 9,000 की चीजें 12,000 में अक्वायर की, 3,000 की आगे सीधी सीधी हमारे पास गुड वाली हुई। ठीक है, अब आगे आ जाते, आगे बढ़ूंगा, हमारे पास आगे सर स्टेप 3, ये हो गया स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3, टोटल नेट एसेट्स और एनसीआई। अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसके पीछे की भी कहानी सुनो। सर हम सब्सिडी के ना तमाम एसेट अपने पास सेट करते हैं, ये हमने कहीं लिखा हुआ भी है, कहाँ लिखा हुआ ये भी बता देते हैं आपको आगे। Add all assets and liabilities of parent and subsidiary irrespective of date and percentage of holding। लॉजिक समझना, हर चीज के पीछे तुम्हारे पास लॉजिक होनी चाहिए। सर मैं ना बैलेंस शीट बनाता हूँ एज अगर आज मेरी वो सब्सिडी है ना तो उसके तमाम एसेट मेरे, तमाम लाइबिलिटीज मेरी है ना, अगर तमाम एसेट और तमाम लाइबिलिटीज मेरी है ना, तो मैंने कहा यार मैं सबको 100% ऐड करूंगा, लेकिन आप लोग सर तमाम तो आपकी नहीं है, 75% है। हाँ स्टैंडर्ड ने कहा मुझे पता है 75% है, लेकिन एसेट लाइबिलिटीज को तोड़ना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने कहा कि यार एक काम करो तुम एसेट लाइबिलिटीज को अगर तुमने 31 दिसंबर को भी लिया है तो अपने पास 100% ऐड कर लो, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है एसेट, अब 100% तुम्हारे है नहीं, 25% किसी और के इस सवाल में, तो वो जो कोई और है वो कौन है, वो एनसीआई है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, 25% उसका हिस्सा है। तो बोला तुम एक काम करो, तुम क्या काम करो, तुम उठाओ सोना का ये वाला कॉलम, कौन सा कॉलम वाला, अपना रिपोर्टिंग डेट वाला कॉलम, ठीक है, और इसका दे दो 25%। तुमने कहा देखो भैया 16,000 के इसके जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इसके नेट एसेट 16,000 के, 100 में 100% अपने पास कंसोलिडेशन में करना, 25% किसी और के, तो वो कोई और कौन है, वो कोई और ये आ गया हमारे सामने एनसीआई। तो हमने उसको अलग से शो कर दिया कि भैया हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे एनसीआई को शो कर देंगे 4,000 में। अब एनसीआई के बारे में बहुत ही मैं सस्पेंस वाली बात कह रहा हूँ जो आगे समझाऊंगा। एनसीआई वो लाइबिलिटी है जो हमें किसी को पे नहीं करनी। क्या कहा मैंने, एनसीआई वो लाइबिलिटी जो हमें किसी को पे नहीं करनी। जब मैं तुम्हें डिविडेंड का कॉन्सेप्ट दूंगा ना तो आप समझाऊंगा ये बात मैंने क्यों गई थी कि जो किसी को पे नहीं करनी। एक तरीका तो एनसीआई निकालने का ये, कुछ हमारे दोस्त इस तरीके से भी निकालते हैं, वो भी सही है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन फुल गुडविल में यही चलता है, प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड में दोनों चलते हैं। हम कहेंगे एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी थी, 3,000। कैसे पता, अभी निकाल लेते हैं। ये अगर आप देखें हमारे पास 12,000 के एक्विजिशन के एसेट्स थे, 9,000 हमारे हो गए, जो ये मैंने यहाँ पे वो कर रहा हूँ, तो 3,000 किसी और के थे ना एक्विजिशन डेट पर भी, वो एनसीआई के थे। फिर हमारे सब्सिडी को खरीदने के बाद सब्सिडी की रिटेन अर्निंग में कितना डिफरेंस आया, 4,000। दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ हमारे खरीदने के बाद सब्सिडी ने 4,000 कमाए, उस 4,000 जो कमाए उसमें से 1,000 एनसीआई का भी है। ये 1,000 की फिगर कैसे आई, वो ऐसे आई भाई कि हमने कहा 4,000 का 25% कितना है, 1,000। तो एनसीआई हमारे पास यहाँ से भी 4,000 आ गया। दोनों मेथड से आंसर हमेशा सेम आएगा। प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड हो तो ये करोगे, टाइम बचेगा। फुल के अंदर जब हम आएंगे तो ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसके ऊपर जब हम आएंगे तो सर हमने 3 वर्किंग बनाई, सोना बनाई ये आपके सामने, ठीक है, गुडविल बनाई, और तीसरा काम हमने क्या कर लिया, एनसीआई बना, ठीक है, सोना गुडविल एनसीआई। अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स। ये आगे चौथी चीज, तीसरी वर्किंग, तीसरी मेन चीज है जो बैलेंस शीट में जाएगी, पहले वर्किंग चौथी है स्टेप 4। अब ये बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं पूरे ग्रुप की आज रिटेन अर्निंग कितनी है, उसके लिए आ जाते हैं फिर से सवाल पे। पेरेंट की रिटेन अर्निंग हमें गिवन है, कितनी है भैया, देखो रिपोर्टिंग डेट पे 13,000। ये वो है जो पेरेंट ने खुद अपना अकेला अलग कमाया, ऐसा ही है, ठीक है जी ऐसा ही है। फिर आगे आते हैं 13,000 तो पेरेंट के, लेकिन पेरेंट के सब्सिडरी को खरीदने के बाद सब्सिडरी ने कितना कमाया, ये भी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्सिडरी ने कमाया टोटल 4,000, लेकिन 4,000 पूरा पेरेंट का नहीं है। इस 4,000 का 75% किसका है, हमारा। 25% एनसीआई का जो हम उसको दे चुके हैं, यहाँ पे 1,000 रुपये जो तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो हमने कह दिया सर पोस्ट एक्विजिशन सब्सिडी प्रॉफिट कितना है, 3,000।
अब 3000 का ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है, और हमने कह दिया 13,000 ये हो गए, 16,000 टोटल, 16,000 टोटल सब्सिडी ने हमारे खरीदने के बाद कमा लिए, ठीक है। और टोटल हमारी आज की रिटेन अर्निंग है 13,000 हमारे, 3,000 सब्सिडी ने कमाए 16,000। अब सोना के ऊपर फिर से जाता हूँ, सोना के 3 कॉलम, एक्विजिशन डेट निकालने के काम आ जाएंगे, एक्विजिशन डेट वाला कॉलम गुडविल निकालने के काम आता है, रिपोर्टिंग डेट वाला कॉलम एनसीए निकालने के काम आता है, और डिफरेंस वाला कॉलम सीआरडी निकालने के काम आता है। हमने सीआरडी कैसे निकाली, हमने कहा उसने कमाया 4,000, 75% हमारा है, तो ये हमने डिफरेंस वाले कॉलम से निकाला भैया एक्चुअल में। देखो 10 कर्लिंग यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सर क्विकली, सब बच्चों की तवज्जो इधर। सोना हमने बनाई स्टेप 1, फिर रिपीट करा रहा हूँ, उसी की मदद से हमने स्टेप 2 क्या निकाला, गुड वाली बिल, उसी की मदद से स्टेप 3 क्या निकाला, एनसीआई, उसी की मदद से स्टेप 4 क्या निकाल लिया, सीआरई कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर हम यहाँ तक क्लियर हैं तब हम आ जाएंगे सो सिंपल सो आसान बैलेंस शीट की तरफ, ताकि हम अपना पहला कंसोलिडेशन का सवाल एफएफआर में कंप्लीट करें, ठीक है। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। पापा और बेटे के हमने एसिड ले लिए, पापा के एसिड कितने 75, बेटे के कितने 20,000, तो 35 प्लस 20 कितना हो गया, और पापा के 35 थे और बेटे के 20 थे, कितने हो गए 50,000। फिर आगे बढ़ते, इन्वेस्टमेंट इन एस, सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट कितनी है कुछ भी नहीं लेंगे, या मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर छोड़ा हुआ है कि सब्सिडी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो पेरेंट की बुक्स में नहीं आती, क्योंकि अब दोनों एक है, कंसोलिडेटेड बुक्स में नहीं आती, सॉरी। गुडविल आगे हमने अभी निकाली 3,000, ये भी देखे हमने लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। फिर हमने कहा करंट एसेट कितने, दोनों के हमने मिला करके टोटल मार लिए, 16 प्लस 14 30, ठीक है, टोटल हो गया 88,000, टोटल कितना हो गया 88,000। फिर हम आ जाते हैं इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का लेंगे, क्यों लेंगे ये भी मैं आपको बाहर जाके आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका लेंगे, पेरेंट का, कितना आ गया सर 10,000। रिटेन अर्निंग हमने उठा ली, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग अभी हमने निकाली हुई थी ना, कितनी हो गई सर 16,000, और हमने कह दिया इसके अलावा एनसीआई कितनी हो गई हमारे पास 4,000, ये भी निकाल दी। नॉन डिबेंचर्स पे आ जाते हैं, देख रहे हो हमने सीआरई और फिर हमने एनसीआई सीआरई के बाद लगी। आइडियली यहाँ पर भी एक लाइन ज्यादा है, इसकी सही लोकेशन मेरे हिसाब से ये इक्विटी से थोड़ा सा नीचे, लायबिलिटीज के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। डिबेंचर 20,000 प्लस 9,000 8% डिबेंचर भी आ रहा है, करंट लायबिलिटीज भी यही आ रही है 20 प्लस 9, तो टोटल हो गया हमारे पास 29,000, 88,000। ये हो गया मेरा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास 88,000 का बैलेंस शीट की फिगर। फिर रिपीट करना, 4 वर्किंग्स किया मैंने, सोना बनाई उसकी वजह से गुडविल निकाली, उसकी वजह से हमने सीआरई निकाली, उसकी वजह से हमने एनसीआई निकाली, और सवाल खत्म। ये आसान मेथड है। कुछ हमारे पंजाब के दोस्त और कराची में भी है, टीएसए में जिन बच्चों ने टीएसए से क्लासेस ली हुई उनकी कैफ की, उधर दूसरे तरीके से कराया जाता है, वो मुझे थोड़ा सा लंबा लगता है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, उससे कंट्रोल में भी सवाल नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले मदद से सवाल कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए सर, आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, कल की क्लास में कुछ और बेसिक्स बता करके बेसिक वाली चीज खत्म करा करके आपको लेकर के आ जाऊंगा। किस पे हम मुश्किल, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हमें पूरा कंसोलिडेशन सीए फाइनल लेवल का 5 हफ्तों में खत्म करने, और 5 हफ्तों का मतलब ये है कि हमारी तकरीबन होगी 15 क्लासें, 15 क्लासों में हमें इसको इंशाल्लाह खत्म कर देना है, ठीक है। तो सर क्विकली रिवाइज करो, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमारे वाली क्लास में एक स्टोरी टाइम किया था, उसके ऊपर भी बात करूँ। आज की क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहला चीज हमने पढ़ी कि सर कंसोलिडेशन करते कब है, जब 50% से ज्यादा की होल्डिंग हो या मेजॉरिटी ऑन वीडियो, मेजॉरिटी वीडियो में 40% तक कर ली, 20% वालों से दोस्ती लगा कर लग सकता हूं। फिर दूसरी चीज मैंने क्या पढ़ी सर, दूसरी चीज मैंने ये पढ़ी कि जो है हमारे पास जो है, हम जो कंसोलिडेशन जब करते हैं तो हम करते हैं यहाँ पर कुछ बातों का ख्याल रखते हैं कि सब्सिडियरी और पेरेंट के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते रहते हैं, कंसोलिडेटेड एक इजाफी अकाउंट्स है, जिसकी जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ
पेरेंट की। फिर हमने पढ़ा कि सर हम एसिड्स दोनों के ऐड करते हैं, लाइब्रेरीज दोनों के ऐड करते हैं, लेकिन इक्विटी ऐड नहीं करते। फिर हमारे हमने कहा 4 स्टेप नेटवर्किंग मेथड करते हैं, हम सोना बनाते हैं। सोना के अंदर जो है 3 कॉलम होते हैं, रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन डेट, डिफरेंस। सोना के अंदर 2 तरह की चीजें आती हैं, सब्सिडियरी के इक्विटी अकाउंट्स और वो एडजस्टमेंट जिनका ताल्लुक सब्सिडियरी के प्रॉफिट से। ये चीजें हमने कहा हम करते हैं। फिर हमने कहा रिपोर्टिंग डेट वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर क्या होता है, सो रिपोर्टिंग वाले कॉलम से हम निकाल देते हैं एनसीआई, जो कि हमारे अलावा किसी और की होल्डिंग है सब्सिडियरी में। सीआर हम इसका एक्विजिशन डेट से निकालते हैं गुडविल, और फिर हम निकालते हैं सीआरई। गुडविल हमने पढ़ा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, जब जो अमाउंट हम पे करने हैं उसके बदले में जो नेट एसेट हमें मिल रहे हैं उन दोनों में फर्क होगा और अमाउंट जो पे करने में ज्यादा है। नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव तब होगी जब पैसे ज्यादा के मिल रहे हैं और पे कम कर रहे हैं। ये मैंने कहा रिसीवेबल की वजह से हो जाता है। फिर हम मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े, और हमने मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा, मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा कि हमारे पास जो है बाकी चीज़ क्या होती है सर, बाकी चीज़ होती है हमारे पास गुडविल के 2 मेथड होते हैं, प्रोपोर्शन अभी हम देखे, हमने कहा एसआई के 2 तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। सीआरई के अंदर पेनिट्रेटेड अर्निंग और पोस्ट एक्विजिशन, अब तक हमने ये पढ़ा है। आज की क्लास ये तक आपको कोई क्लास, हर क्लास में हमारे एक स्टोरी टाइम है, और आज मैं आपको स्टोरी टाइम पे एक बात बताता हूँ। हर स्टोरी टाइम में कोई ना कोई आपको सबक देगी। एक स्टोरी टाइम में आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारी बातों वैसे ही बातें करता रहता हूँ, पता नहीं सही होती गलत। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी कंपनी में तुम जाओगे, फर्म में जाओगे, और फर्म में अगर तुम्हें जो है ना अपने मैनेजर के या इंडस्ट्री में हो तो जॉब करनी, वहाँ पर भी मैनेजर के लाइमलाइट में आना है, तो 2 बातों का ख्याल रखो। पहली चीज़, उसको तुम पे ट्रस्ट हो। ट्रस्ट का मतलब क्या है, भरोसा। मतलब उसको पता हो कि तुम उसको धोखा नहीं दोगे, कुछ मसला नहीं करोगे, ये उससे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि यार ये बच्चा 2 नंबर नहीं है, उल्टी बात उससे कुछ और कहेगा, किसी और से कुछ और कहेगा, ये तीसरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसको हो गया यार ये काम संभाल लेगा, उसको तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारे अंदर सलाहियतें भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए। आप यकीन माने, भरोसे वाला बंदा और काबिल बंदा, अब काबिलियत सबके अलग होती है, किस लेवल पे होता है, किस लेवल पे होता है। तुम अगर हाईएस्ट लेवल की काबिलियत और भरोसे वाले हो तो मेरे तरक्की करने से चाहे फर्म हो, इंडस्ट्री हो, कोई रुक सकता। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। हम मिलेंगे कल सेम टाइम पे, और रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।